Hello students, in this video we will study about states of matter. ये NCERT क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग वाले वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इससे फर्स्ट वाली पार्ट में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अब आज पढ़ेंगे कि मैटर जो है वो टोटल कितने स्टेट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनको कि हम लोग मैटर बोल रहे हैं, वो सारे सब्सटेंस जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। एंड इस मैटर को हम लोग 3 डिफरेंट स्टेट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है गैसियस स्टेट। अब ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इस स्टेट के ही बेसिस पे इन सब का ही कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट के लिए एक्टिविटी 1.9 यहाँ पे दिया है। आपको कलेक्ट करने हैं कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि एक पेन, एक बुक, निडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक। नाउ अब इन सब का शेप जो है वो आपको नोटिस करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रॉ करने अपने नोटबुक में। एंड उसके बाद फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को वहाँ से स्टडी करेंगे। तो शेप जब आप नोटिस कर रहे हो तो क्या होगा कि इन सब का अपना एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं सबके पास में, और उन सब का अपना फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब अगर हम लोग इसको हैमर से बीट कर दें या इसको पुल करते हैं या ड्रॉप करते हैं, उन सारे केसेस में इन पे क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड इनमें डिफ्यूजन पॉसिबल है या नहीं है, और ये कंप्रेस हो जाते हैं कि नहीं जब हम लोग इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब। इन सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ना, यही सारी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो ही इनके प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में जहाँ हम लोग के पास में पेन, बुक, निडल और वुडन स्टिक है, इन सारी चीज़ों में तो सबके पास में अपना एक डेफिनिट शेप है। ये तो हम लोग कंफर्म हो गए। सबके पास में क्या है, अपना डेफिनिट शेप है। सबके पास अपनी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। सबका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। एंड उसके बाद अगर हम लोग इसको कंप्रेस करना चाहें ना, अगर इसमें आप प्रेशर अप्लाई करो तो क्या होता है, क्या वो कंप्रेस हो जाते हैं पूरे के पूरे? तो नहीं होंगे ना। जैसा उसका शेप है एक्चुअली वो वैसे ही रहते हैं, यानी कि जो सॉलिड्स हैं वो कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी वहाँ पे नेग्लिजिबल हो गया। उसके बाद अगर हम लोग उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये सॉलिड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये ज़्यादा फोर्स को विथस्टैंड भी नहीं कर पाता है। लेकिन उनका शेप चेंज नहीं होगा ना, वो ब्रेक हो जाएँगे मगर शेप चेंज नहीं होगा, मतलब ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इसके बाद क्या आप और क्वेश्चंस क्या थे यहाँ पे, डेफिनिट शेप का, बाउंड्रीज़ का, वॉल्यूम का, सारा उसके पास है। जब हम लोग उसको हैमर करेंगे तो क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसका शेप जो है वो नहीं बिगड़ता है, तो रिजिडिटी हो गया उन लोग का। एंड उसके बाद डिफ्यूजन की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो अगर हम लोग सॉलिड में कोई चीज़ डिज़ोल्व करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, तो डिफ्यूजन वहाँ पे नहीं होता है। एंड कंप्रेसिबिलिटी भी इन लोगों की नेग्लिजिबल होती है। ये सारे हो गए सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब अगर सॉलिड जो है वो रिजिड है और ये सारा उनका कैरेक्टरिस्टिक है, तब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो रबर बैंड है उसका तो शेप चेंज हो जाता है जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं, तो क्या वो सॉलिड है? जो शुगर और सॉल्ट है, हम लोग उसको जिस भी शेप के जार में रखते हैं वो उसी शेप का हो जाता है, तो क्या वो सॉलिड है? जो स्पॉन्ज है वो तो हम लोग ईज़िली कंप्रेस कर देते हैं, तो क्या वो सॉलिड है? अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे कि जो रबर बैंड है उसका शेप चेंज तो होता है, जब हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज तो होता है, लेकिन वो फ़ोर्स वापस से हटा देने के बाद में वो अपना शेप रीगेन कर लेता है। जिस शेप में था एक्चुअल में वापस वो उसी शेप में आ जाता है। इसलिए क्या है, वो सॉलिड है। और अगर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक भी तो हो जाता है, तो वो सॉलिड है। नेक्स्ट जो शुगर या सॉल्ट है, जब हम लोग उसको जार में डाल रहे हैं तो भले ही वो अपना शेप चेंज कर ले रहा है, लेकिन वो जो जार के शेप में मतलब वो आ रहा है, तो क्या क्रिस्टल का ही शेप चेंज हो जा रहा है? ऐसा तो नहीं है ना, उसके बहुत सारे छोटे-छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, और वो सारे क्रिस्टल जो है उनका शेप तो फिक्स ही रहता है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। क्या होता है, बस बहुत सारे क्रिस्टल्स एक साथ हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि वो जार का शेप ले लेते हैं, इसलिए वो भी क्या है, सॉलिड है। नेक्स्ट है जो स्पॉन्ज है, उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे होल्स प्रेज़ेंट होते हैं। इसी होल के अंदर में एयर जो है वो ट्रैप हो जाता है, इसलिए जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं ना, तो एयर जो है वो बाहर निकल जाता है और उसका वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। फिर वापस से उसमें एयर फिल हो जाएगा, फिर वो एक्सपैंड हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी उसका देखने के लिए मिलता है, कंप्रेशन वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड नहीं है। स्पॉन्ज भी क्या है, सॉलिड में ही कैटेगराइज़ रहेगा। अब यहाँ पे आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व हुए। अब नेक्स्ट है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के लिए एक्टिविटी 1.10 दिया है। यहाँ पे हम लोग को वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क लेना है, जूस लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेना है। अब कंटेनर्स लेने हैं डिफरेंट शेप के, और सब में 50 ml तक मार्क करके आपको मेजरिंग सिलेंडर से, और उसमें आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है। तो व्हाट विल हैपन इफ द लिक्विड्स आर स्पिट
ऑन द फ्लोर। जब हम लोग उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं तो क्या होता है, 50 ml कोई भी एक लिक्विड हम लोग मेजर करके अगर किसी भी एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं तब उसके वॉल्यूम क्या सेम रहता है या चेंज हो जाता है? जो उसका शेप है वो लिक्विड का, क्या वो सेम रहता है? और अगर हम लोग लिक्विड को एक से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो क्या वो ईज़िली फ्लो हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली चला जाता है? अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि लिक्विड्स का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। वो अपने कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन अगर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप डाल रहे हो ना, तो 50 ml सॉल्यूशन डाल रहे हो तो वो 50 ml ही रहेगा, उसका वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो लिक्विड है वो फ्लो होता रहता है बहुत ईजिली, इसलिए वो अपना शेप ईजिली चेंज करता है, इसलिए वो क्या है, रिजिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4 और 1.5 जो है, दोनों को अगर रेफर करें तो हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या है, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। गैस जो है एटमॉस्फेयर में, वो भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। गैस स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसेंशियल भी है एक्वाटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व रहता है, उसी की वजह से तो एक्वाटिक एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो यानी कि कंक्लूजन ये निकल रहा है कि चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, वो सारे ही सब्सटेंस क्या होते हैं, लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं। यानी कि लिक्विड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन में हाई होता है, और इसी वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव होते रहते हैं, उनकी पास में मतलब बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। तो ये सारा हो गया लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में यहाँ पे आप बलून सेलर जो है वो फिल करता रहता है बलून के अंदर गैस सिलेंडर के हेल्प से, हम लोग ऑब्जर्व किए हैं इस चीज़ को। तो जो एक बलून सेलर है वो एक सिलेंडर से बहुत सारे बलून्स में क्या करता है, गैस फिल कर लेता है। अब गैस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ एक्टिविटी 1.11 दिया है, आपको 100 ml सिरिंज लेना है, उसके बाद में उसके नोजल को क्लोज कर देना है रबर कॉर्क से, जैसे कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, फिगर हम लोग देख लेते हैं। सिरिंज लिया है यहाँ पे, इस सिरिंज का जो नोजल है उसको रबर कॉर्क के हेल्प से क्लोज कर दिया है पूरा। उसके बाद leaving one syringe untouched, fill water in second and piece of chalk in the third। तो आपको कितना लिया, यहाँ पे 3 सिरिंज लिया है, तो एक का तो रबर से क्लोज कर दिया है उसका नोजल को, दूसरे वाले में आपको वाटर फिल करना है, और तीसरे वाले में आपको चॉक डालना है, और उसके बाद एक पिस्टन जो है वो बैक में डालना है सिरिंज के, और उसके बाद उसमें वैसलीन लगा देना है। और उसके बाद आपको उस सिरिंज, ताकि मतलब वो स्मूथ मूवमेंट हो ना, सिर्फ इसलिए हम लोग वहाँ पे वैसलीन यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आपको कंप्रेस करना है इस पिस्टन के हेल्प से उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उन सबको। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है हर केस में, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट वाले में तो आप क्या किए हो कि वहाँ पे रबर कॉर्क से उसके नोजल को फिल कर दिए हो, तो वहाँ पे जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। सेकंड वाले में हम लोग वाटर रखे थे तो वो तो फ्लो हो जाएगा बाहर, और थर्ड में चॉक रखे थे तो चॉक का तो कुछ नहीं होना है। ठीक, तो जो भी सब्सटेंस है, जब गैस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो गैसेस जो है उनमें कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये उसका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसी वजह से जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी, उनको सिलेंडर्स में फिल किया जाता है जो कुकिंग गैस है। और साथ ही में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए उनको सिलेंडर में कंप्रेस करके ही तो फिल किया जाता है। इसके अलावा कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी जो फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है व्हीकल्स में, ये सब कुछ क्यों हो पाता है, क्योंकि जो गैस है उनके अंदर हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को हम लोग बहुत छोटे से एरिया में कंप्रेस करके फिल करके इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। अगर किचन में कभी कुछ बन रहा हो और आप वहाँ पे एंटर करें, उससे पहले ही आपको उसका स्मेल आ जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो स्मेल आप तक कैसे रीच कर पाया? जो फूड है उसका एरोमा क्या होता है, एक्चुअल में किचन में जो एयर है उन सब में जाकर के वो मिक्स हो जाता है, उसके पार्टिकल जो हैं एरोमा वो पूरा वहाँ पे जाकर के मिक्स हो जाता है, और मिक्स हो जाने के बाद में कुछ ही सेकेंड में वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाता है, आपको वहाँ तक उसका स्मेल आ जाता है। इससे आपको ये पता चलता है कि जो गैस हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में लार्ज स्पेस प्रेजेंट रहता है, उस स्पेस के बीच में दूसरे पार्टिकल्स इजीली एंड बहुत फास्ट अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं। यानी कि गैसेस में डिफ्यूजन का जो प्रॉपर्टी है वो बाकी सारे सब्सटेंस के कंपैरिजन में बहुत हाई होता है। साथ ही में जो गैस स्टेट में जो भी सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत रैंडमली एकदम हाई स्पीड में मूव कर रहे होते हैं, और इस रैंडम मूवमेंट के वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं, और हिट करने की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और इस प्रेशर की वजह से उनका जो वॉल्यूम है वो सारा इंक्रीज़ हो जाता है।
कंटेनर का शेप वगैरह एक्वायर करने का और ये सारा कुछ, मतलब यहाँ तक आप पढ़े कि सॉलिड लिक्विड गैस सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है और सबको हम लोग को आपस में कंपेयर करके पढ़ना है। नेक्स्ट है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब मैटर जो है वो तो 3 डिफरेंट स्टेट्स का हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस। अब क्या वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या फिर लिक्विड से गैस, इस टाइप से क्या वो कन्वर्ट हो सकता है। तो मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या क्या? सॉलिड, जैसे कि अगर हम लोग वाटर का एग्जांपल ले लें तो वाटर में सॉलिड के फॉर्म में अगर वाटर को देखें तो आइस, लिक्विड फॉर्म में देखेंगे तो वाटर, और गैसियस फॉर्म में देखेंगे तो वाटर वेपर। अब क्या होगा अगर हम लोग इन सबको आपस में इंटर कन्वर्ट करने का ट्राई करें, इस सारे स्टेट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करने का ट्राई करें। तो जैसे यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप 150 ग्राम आइस लो बीकर में, और उसके बाद आपको उसको क्या करना है, हीट करना है। बीकर में आइस को जब हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे सेटअप में, यहाँ आइस था, हीट किए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आइस से वाटर बन गया। नाउ स्टार्ट, यहाँ उसी एक्सपेरिमेंट को, यहाँ पे एक्टिविटी को थोड़ा सा एलैबोरेट करके बोला है कि आपको पहले बीकर को लो फ्लेम में रखना है, टेम्परेचर फिर इंक्रीज करना है, मेल्ट होने लगेगा, ये वो पूरा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं ओवरऑल, कि जब हम लोग टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं सॉलिड में, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं ज़्यादा स्पीड से, और इस इंक्रीज स्पीड के वजह से जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो ब्रेक करते हुए क्या करते हैं, वो पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और अपना फिक्स्ड पोजीशन छोड़ देते हैं और फ्रीली मूव होने लगते हैं। एंड इसी का मतलब क्या है कि वो मेल्ट हो जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट हो जाए और लिक्विड बन जाए उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में कितना ज़्यादा अट्रैक्शन था वो चीज़ को बताता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दिया है 273.15 केल्विन, अगर आप इसको सेल्सियस में लोगे तो वो एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग उसको फ़ारेनहाइट स्केल में लेंगे तब वहाँ पे वैल्यू आपको याद करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट दिया है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गोज। अब क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सब जो सब्सटेंस था वो क्या था, फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, और उसी टेम्परेचर पे आप बोल रहे हो कि वो मेल्ट हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग सॉलिड को अगर मेल्ट किए उसमें हीट प्रोवाइड करा है, अगर आप ग्राफ बनाते हो ना तो स्टार्टिंग में जैसे वो सॉलिड था, आप उसको क्या किए, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट करोगे तो अब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। इस स्टेट में ये जो ग्राफ है वो ऐसा प्लेन रहता है। तो हम लोग हीट तो दे रहे थे कंटिन्यूसली, यहाँ हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये ग्राफ यहाँ प्लेन क्यों हुआ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब चीज़ें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो एनर्जी जो है वो वहाँ पे हाइड हो जाता है। इसी हिडन एनर्जी को हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग और डिटेल में अभी 10th क्लास में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, हिडन हीट, लैटेंट हीट वही चीज़ है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन ओके। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वाटर के, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं कि आइस और लिक्विड दोनों फॉर्म में ही रहते हैं वो। नाउ जब हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे वाटर को, तब उसके पार्टिकल्स और फास्ट मूव होने लगेंगे, टेम्परेचर और इंक्रीज होगा और फास्ट मूव होंगे। फास्ट मूव होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे कम हो जाएगा और क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएंगे और फ्री फॉर्म में सारे मूव होने लगेंगे। यानी कि अब ये जो लिक्विड स्टेट था वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है वो बॉईल होने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है ना, एक होता है सरफेस फिनोमिना और एक होता है बल्क फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब जहाँ पे सिर्फ सरफेस पे कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि इवेपोरेशन, सिर्फ सरफेस में ही चेंजेस आते हैं, सरफेस का वाटर गर्म होता है, इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरा डीप इनसाइड तक उसका अफेक्ट जाता है। पार्टिकल्स जो है वो ऊपर से नीचे तक थ्रू आउट पूरा का पूरा वहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस आता है। नाउ यहाँ पे जो हीट एनर्जी होगा हम लोग उसको, जो हिडन हीट होगा ना, जो कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते टाइम जो हीट आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट मतलब हिडन ना, तो लैटेंट हीट यहाँ पे वेपोराइजेशन वाला। अब यहाँ देखो, जब हम लोग सॉलिड स्टेट को हीट किए तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को हीट किए तो गैस में कन्वर्ट हुआ। यानी कि रिवर्स में अगर जाएँ, गैस को अगर कूल कर दें तो वो वापस से लिक्विड बन जाएगा।
लिक्विड को कूल कर दें तो वापस से सॉलिड बन जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ जो आपका सबसे टॉपिक जो यहाँ था, मेन क्वेश्चन था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो आंसर हो जाता है येस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। और कैसे चेंज करेगा? विद द चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1.13, टेक सम कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इन्वर्टेड फनल उस चाइना डिश के ऊपर रख देना है और फनल के ऊपर वाला माउथ को कॉटन प्लग से कवर कर देना है और फिर नीचे से आपको उसको हीट करना है। जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स था यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, कैम्फर, वो तो सॉलिड था, सॉलिड से वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आए बिना डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, तब उसको बोलते हैं डिपोजिशन। यानी कि अब आप देख लीजिए कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस तो जाते ही, लेकिन सॉलिड से गैस भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर चेंज होने का क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, तो हम लोग पढ़ लिए कि टेम्परेचर चेंजेस से तो बहुत सारे इफेक्ट्स आ गए, प्रेशर से क्या कर सकते हैं। तो वी हैव लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। टेम्परेचर भी इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या हो रहा था कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वही इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे। जितना ज़्यादा स्पेस, वो गैसियस फॉर्म में स्पेस कम हुआ, लिक्विड फॉर्म में और कम हुआ सॉलिड फॉर्म में। तो टेम्परेचर के हेल्प से हम लोग उस स्पेस को क्या कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पेस इंक्रीज कर रहे थे। तो क्या अगर हम लोग उसमें अब प्रेशर अप्लाई कर दें तो स्पेस डिक्रीज कर सकते हैं, और स्पेस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वापस से वहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। आपको लेना है गैसेस पार्टिकल। अब वहाँ पे आपको 3 कंटेनर दिया हुआ है, पहले वाले कंटेनर में पिस्टल के हेल्प से इसको कंप्रेस करो तो गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंप्रेस करो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर का जो अफेक्ट आ रहा था उसका जस्ट इन्वर्स जाएगा प्रेशर का अफेक्ट यहाँ पे। जैसे कि हम लोग सुने हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, हाई प्रेशर में उसको स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही उसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर तक भी अगर डिक्रीज हुआ, ठीक है। और इसी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, व्हाट इज़ ड्राई आइस। तो यहाँ तक आप ये पढ़े कि जो भी मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते रहता है। इस इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को यहाँ पे इस फिगर 1.9 से बहुत ही सिंपल वे में दिखाया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको पूरा प्रोसेस ईजिली जो है वो याद हो जाएगा, बस आपको टर्म्स याद करने हैं, डेफिनेशन तो वैसे ही बन जाएगा। यानी कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ दिख रहा है एरो ऐसा जाता हुआ सॉलिड से लिक्विड, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। अब जस्ट अपोजिट, conversion from liquid state to solid state is known as solidification. Next, from liquid to gaseous state is known as vaporization. From gas to liquid state is called condensation. From solid to gas directly without changing into liquid form is known as sublimation. And from gas to solid directly without changing into the liquid state is known as deposition. ये सारा आपका यहाँ पे इजी वे में पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स को थोड़ा इलाबोरेट करके दिया है, जैसे कि इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, कहाँ से कैसे चेंज हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है मतलब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ रहा है। तो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि अभी तक हम लोग क्या देखे, इफेक्ट ऑफ हीट एंड मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या हर बार हम लोग को टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा एक मैटर को मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में ले सकते हैं, लिक्विड से वेपर स्टेट में जो कन्वर्ट होते रहता है हमेशा, तो वाटर जब अनकवर्ड छोड़ देते हैं तो वो स्लोली स्लोली क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे कि वेट क्लोथ्स हैं उसको हम लोग रख देते हैं तो ड्राई होते हैं ना वो, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव होते रहते हैं, कभी रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं रहते हैं। तो एक गिवन टेम्परेचर पे चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, वो सारे जो पार्टिकल्स हैं उन सब के अंदर में डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होता है। लिक्विड के केस में एक small fraction of particle at a surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction and other particles are get converted into vapor. मतलब लिक्विड के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग उसमें एनर्जी प्रोवाइड करा दें तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेता है और क्या होता है, वेपर फेस में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। लिक्विड से गैसियस फेस में जाना, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन यहाँ पे दिया है। आपको 2 ml वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसको विंडो के पास में रख देना है अंडर अ फैन। 5 ml वाटर लेना है ओपन चाइना डिश में
यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में लिए थे पहला वाला, दूसरा वाला ओपन चाइना डिश में, और फिर वैसे ही आपको उसको विंडो के पास में रख देना है या फिर फ़ैन के अंदर, दोनों सेम है। एक बार टेस्ट ट्यूब में और एक बार कहाँ पे, ओपन चाइना डिश में। और फिर 5 ml बीकर ओपन चाइना डिश में, और उसको आपको कबर्ड के अंदर रख देना है। और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे आपको इन सब का जो है वो ऑब्जर्वेशन आपको देखना है। और सेम यही तीनों स्टेप्स को, एक्टिविटी को आपको रेनी डे में कंडक्ट करना है। सारा मतलब ये सारे एक्टिविटीज़ को आपको करना है, ठीक। अब देखो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। कैसे कैसे इंक्रीज़ होगा, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से। टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया कम था चाइना डिश के कंपैरिजन में, तो चाइना डिश में इवापोरेशन ज़्यादा होगा और टेस्ट ट्यूब में कम होगा। यानी कि सरफेस एरिया का रोल होता है, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है इवापोरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, इवापोरेशन जो है, रेट ऑफ इवापोरेशन वो भी इंक्रीज़ होते जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इवापोरेशन उतना फास्ट होगा। जितना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं उतना फास्ट वेपर फॉर्म होता है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब जैसे ह्यूमिडिटी डिक्रीज करोगे, जैसे रेनी सीजन में इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, तो ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर में प्रेजेंट है। अब एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फिर और कहाँ से वो होल्ड कर सकता है, और पार्टिकल्स को तो होल्ड नहीं कर सकता वो वाटर के, इसलिए वहाँ पे इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। तो जितना कम ह्यूमिडिटी होगा उतना फास्ट इवेपोरेशन होगा, यानी कि ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा जितना तेज़ चलेगा उतना फास्ट वहाँ पे इवेपोरेशन होता है। तो ये भी एक रीज़न हो गया आपका, मतलब ये भी एक तरीका हो गया इवेपोरेशन को इंक्रीज़ करने का। नाउ हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट कैसे देखने के लिए मिलता है, जैसे कहीं ओपन वेसन लिए, उसमें हमने लिक्विड रखे, इवेपोरेट होने दिए, जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके वजह से इवेपोरेट होते हैं। अब क्योंकि वो लोग अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हैं, कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी, सराउंडिंग का एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो गया है, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो इस तरीके से इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर अगर अपने हाथ पे डाल दें तो क्या होगा, नेल पॉलिश रिमूवर डालने से ठंडा फील होता है ना आपको, क्या होता है वो आसपास का एनर्जी गेन करता है और फिर वो इवेपोरेट होकर के उड़ जाता है आपके पाम से, और उसके बाद आपको कूल फीलिंग आता है क्योंकि हीट एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब करके ले गया। हॉट सनी डेज के बाद में पीपल जो है वो वाटर स्प्रिंकल करते हैं अपने फ्लोर वगैरह पे, ओपन ग्राउंड में वाटर स्प्रिंकल करते हैं। ये जो वाटर है वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका ज़्यादा है, और इसीलिए वाटर जो है वो क्या करता है, हॉट सरफेस को कूल करने में हेल्प करता है। क्या होता है, वहाँ का वैसे ही टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके उड़ जाता है। अब उसके और एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में कॉटन क्लोथ्स पहनने का रीज़न, तो समर में क्या होता है कि आपका जो बॉडी है उसको ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए, मतलब वहाँ पे हमारा बॉडी जो है वो स्वेट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो समर के टाइम में ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है। अब इवेपोरेशन होगा ही, फिर अगर स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब लिक्विड के फॉर्म में वहाँ पे आ रहा है, जो स्वेट आपका आ रहा है, तो इवेपोरेट होगा। लिक्विड क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा सराउंडिंग से, तो बॉडी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग मतलब यहाँ पे क्या है, बॉडी सरफेस ना, तो वहाँ से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, उड़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉडी का सरफेस है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और कॉटन जो है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना ईजिली वो एब्जॉर्ब करेगा मतलब स्वेट को ईजिली एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और इसीलिए हम लोग जो कॉटन के जो क्लोथ्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब ये चीज़ है ना कि जब हम लोग किसी भी ग्लास में ठंडा पानी लेते हैं तो उसके आसपास का जो ग्लास के बाहर का जो एरिया है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ग्लास जो था, मान लो स्टील का था, तो स्टील में से सब्सटेंस आर पार तो नहीं जा सकता ना, एक जगह से दूसरी जगह तो वो नहीं जा सकता। तो ऐसा कैसे हुआ कि जो पानी अंदर था अब वो बाहर कैसे दिखने लगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ग्लास कंटेनर है उसके अंदर का जो लिक्विड है वो कैसा है, कोल्ड है, और बाहर जो लिक्विड है वो क्या है, गर्म है। अब जो आइसी कोल्ड वाटर है इस टम्बलर में वो क्या करेगा कि जो आउटर सरफेस जो है, बाहर का जो वाटर है जो एयर में प्रेजेंट है, क्योंकि एयर में हमेशा ह्यूमिडिटी तो प्रेजेंट रहता ही है, उस तो वो एयर जब इस कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में आता है, अपना एनर्जी लूज़ करता है और क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो लिक्विड जो है एनर्जी गेन करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो वेपर्स जो है वो एनर्जी गेन करके क्या करेंगे, अब एनर्जी लूज़ करके क्या करेंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो एयर में जो भी वेपर प्रेजेंट था वो एनर्जी लूज़ करता है और क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यही लिक्विड हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में उस ग्लास के आसपास में देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका ये लेसन।
हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इस लेसन में कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। इस मैटर को हम लोग 3 स्टेट्स में कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है, किसमें मैक्सिमम कहाँ होता है, सॉलिड में, और मिनिमम होता है गैस में, और उन दोनों का इंटरमीडिएट होता है लिक्विड्स में। वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो स्पेस होता है उस सब में काइनेटिक और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सब मिनिमम होगा सॉलिड्स में, मैक्सिमम होगा गैसेस में, और इंटरमीडिएट होगा लिक्विड्स में। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड में अच्छे से अरेंज रहते हैं, और उसके बाद गैस में कम अरेंज रहते हैं, और लिक्विड में फिर इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, अरेंज ही कहाँ रहते हैं, गैस में तो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद जो स्टेट ऑफ मैटर है वो इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते रहता है। कैसे कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते रहने से। नाउ सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गैसियस स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना है। यहाँ से बॉइलिंग और इवेपोरेशन का आप डिफरेंस देख सकते हो। बॉइलिंग जो है वो क्या है, बल्क फिनोमिना है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बल्क तक, मतलब पूरे अंदर तक लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं या गर्म होते हैं। और वहीं पे इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वही एनर्जी गेन करते हैं, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं, और लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, और टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, और विंड स्पीड पे। इवेपोरेशन जो है उससे कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, इवेपोरेशन कोसेस कूलिंग। एंड उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, वो उतना हीट एनर्जी है जो कि 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में रिक्वायर्ड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी रहेगा जो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में काम आ रहा है। और उसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ जो है वो मेजरेबल होते हैं। उसके यूनिट्स यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, वेट को न्यूटन में, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और प्रेशर पास्कल। इसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड उसके बाद इसके सॉल्यूशन वाला लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।